हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट नंबर का लेक्चर। लास्ट क्लास में देखो यार, हम लोगों ने सीएफटी स्टार्ट की थी और सीएफटी में आपको क्या क्या बातें बता दी थी, जरा इस बात पर फोकस करिए। तो सीएफटी में हम लोगों ने यह बता दिया था कि सीएफटी क्या होती है। हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की स्प्लिटिंग कर रहे थे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की स्प्लिटिंग में हम कुछ बातें बताना चाह रहे थे, मतलब स्टार्ट किया था। तो चलो टॉपिक को उसी जगह से स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम उठाते हैं। तो हम लोग कर रहे थे स्प्लिटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो देख लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, है ना। हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे थे कि हम लोग स्प्लिटिंग कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की स्प्लिटिंग कैसे होगी, एनर्जी डायग्राम। तो उसी बात को डिस्कस करते हैं। तो जरा देखिए एनर्जी डायग्राम कैसा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। देखिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एनर्जी डायग्राम की बात की, तो एनर्जी डायग्राम कैसा बनना है इस बात को जरा ध्यान दीजिए आप। ये एनर्जी डायग्राम है, ऊपर की ओर एनर्जी जा रही है, ठीक है। होता क्या है, जब फ्री एटम होता है तो कुछ एनर्जी ऐसे होती है। यदि कोई फ्री एटम है तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे होती है, इस तरह से। ये देखो ये फ्री एटम है, फ्री एटम में डी सबसेल की एनर्जी ऐसे है। फिर इसके बाद ये यहां पे आ गया इस तरह से, ऐसे। ये हमारा डी है, कब, जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुई। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डी सबसेल की एनर्जी बढ़ती है मगर स्प्लिट नहीं होती है। फिर और ऊपर आ जाओ, एनर्जी बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। अब बात आई सीएफटी की, गौर समझिए। सीएफटी में क्या होता है, इसकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है ऐसे। ये देखो इस तरह से, रिपल्सन और ज्यादा होगा तो एनर्जी और ज्यादा स्प्लिट हो जाएगी ऐसे। ये देखो, अब जरा इस बात को गौर से समझिएगा कि ये है क्या। देखिए न्यूट्रल एटम की एनर्जी यहां पे होती है मगर जब कंबाइन करने जाता है तो एनर्जी यहां पे होती है। इस लाइन को हम खींच लेते हैं, ये एक लाइन बना दी ऐसे। अब जरा देखते जाइएगा हम लोग क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल हमारे कौन से हैं, T2G। ये ऑर्बिटल हमारे कौन से हैं, EG। ये ऑर्बिटल हमारे कौन से हैं, EG। ये ऑर्बिटल हमारे कौन से हैं, T2G। ऐसे इस तरह से रहते हैं। अब जरा देखो क्या होता है, इस एनर्जी गैप को, ये जो एनर्जी गैप है ये वाला, इसको कहा जाता है डेल नॉट ऐसे। इस एनर्जी गैप को क्या कहा जाता है, डेल नॉट। और ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन है डॉटेड लाइन, इसको बोला जाता है बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। और यहां पर हम सपोज करते हैं कि एवरेज एनर्जी जो है ऑर्बिटल की, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल वो कितनी है, 0 है। ऑर्बिटल 0, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कितनी है, 0। कौन सी लाइन पे, डॉटेड लाइन पे। तो डॉटेड लाइन के नीचे वाली एनर्जी कैसी हो जाएगी, माइनस। क्यों, डॉटेड लाइन पे तुमने एज्यूम कर रखी है 0, तो डॉटेड लाइन से नीचे वाली निगेटिव, क्योंकि 0 से नीचे निगेटिव आएगा। और ऊपर वाली क्या होगी, पॉजिटिव। ऊपर वाली क्या होगी, पॉजिटिव। और इसको ऑलवेज 2:3 में डिवाइड करते हैं, इसको 2:3 में डिवाइड करते हैं। इसी वजह से आप लोगों ने बचपन में या स्कूलों में फार्मूला पढ़ा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू ये गैप का फार्मूला पढ़ा होगा ऐसे। यदि कोई बच्चा इसको 1 मानता है, देखो 2:3 में डिवाइड करते हैं, यदि इस पूरे गैप को 1 माना जाए तो ये क्या होगा, 0.4, ये क्या होगा, 0.6, -0.4 × T2G इलेक्ट्रॉन, 0.6 × 0.4 × T2G इलेक्ट्रॉन, 0.6 × 0.4 × T2G इलेक्ट्रॉन, 0.4 × 0.4 × T2G इलेक्ट्रॉन, 0.4 × 0.4 × T2G इलेक्ट्रॉन,
प्लस 0.6 इंटू ईजी इलेक्ट्रॉन, और इस पूरे का क्या, डेल नॉट। ये फार्मूला होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने का। कैसे आया जरा समझिए। नीचे वाली क्या होगी, माइनस ये पूरा रेशियो, यदि इस पूरे गैप को 1 माना जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, ये कितना हो जाएगा 0.6। क्यों, क्योंकि इस गैप को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:3 में डिवाइड करना है। यदि कोई इसको 10 मानता है तो ये 4 और 6 हो जाता है। तो इस पूरे गैप को कुछ भी माना जा सकता है, 1, 10, 100, 100, 1000 कुछ भी मान सकते हो। जनरली 1 माना जाता है, इसलिए मैंने 1 माना है। तो 0 से नीचे की वैल्यू माइनस में लिख दी गई है और 0 से ऊपर की वैल्यू प्लस में लिख दी गई है। ये इसका फार्मूला है। इससे क्या होगा अभी आगे पता चलेगा, पहले तो आप बातें सुन लो। इतनी बात ठीक है। अब जरा देखो इन्होंने और क्या बात बताई, फ्री एटम से दोनों एनर्जी ज्यादा है। अब गौर सुनिएगा, देखो गैप दिखाए ऐसे गए हैं, मगर जो मेन पॉइंट है वो ये है जो मैं लिख रहा हूं। जब वीक फील्ड लिगेंड होता है, गौर समझिए, जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो ये सपोज किया जाता है कि T2G की एनर्जी लगभग बराबर है Eg के। मतलब ये दोनों बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर हम इनको बराबर मान सकते हैं। अब फिगर में हम लोगों ने गैप दिखा रखा है, क्योंकि फिगर में रियलिटी नहीं दिखा पाएंगे ना, एकदम लगभग बराबर गैप कैसे दिखाएं, तो हम लोग ज्यादा गैप दिखाते हैं। रियलिटी में उन्होंने क्या कहा है, यदि वीक फील्ड लिगेंड है, यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो T2G और Eg सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है। T2G और Eg सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, यदि क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर अलग अलग है। यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम लोग T2G और Eg को अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल मानते हैं, तब हम लोग ये बात मान के चलते हैं, ये बात। तो इससे हुआ क्या, जरा गौर समझो। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ मेरे दोस्त, जब तुम लगभग बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल मानोगे तो इसका मतलब ये लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है, मतलब तुम यहां पे ये मान के चल रहे हो कि ये पांचों ऑर्बिटल लगभग सेम है, सेम एनर्जी के हैं ऐसे। और यहां पे तुम ये मान के चल रहे हो कि यार ये 3 ऑर्बिटल अलग एनर्जी के हैं और ये 2 ऑर्बिटल अलग एनर्जी के हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझ पाए क्या हुआ। तो जरा देखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का स्प्लिटिंग ऐसे, ये मैं स्प्लिटिंग कैसे होती है मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, ध्यान है ना, लास्ट क्लास में इस बात को मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो ये मेरे हिसाब से आप समझ भी गए होंगे। और यदि आप लोगों को टेंशन हो तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूं उस फाइल को, जैसे आप चाहें तो आपको पता चल जाएगा कि वो फाइल अभी 1 मिनट में, लास्ट क्लास का लेक्चर हम लोग इस पे इंपोर्ट करा लेते हैं, जैसे आपको मैं दिखा सकूं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। ये देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया है, ये नहीं अभी आ रहा है, इंपोर्ट हो रही होगी फाइल। तो जरा देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, हाँ अब देखो ये आ गया है, अब हम लोग इसको बताते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर लाए थे, ये देखो यहां से मैंने डिस्कस करना किया था कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मतलब CFT में 2 तरह के रिपल्सन होते हैं, ठीक है, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग। ये देखो ऑर्बिटल बनाए थे और फिर मैंने इस तरह से स्प्लिटिंग दिखाई थी, ये देखो, और इसका मेन फिगर ये बनाया था कि T2G ऑर्बिटल में डिस्टेंस ज्यादा होगी, Eg ऑर्बिटल में डिस्टेंस कम होगी लिगेंड से, इसलिए ये लो रिपल्सन होगा, ये हाई रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये स्प्लिट हो जाएंगे। और यहां पर भी फिगर बना के दिखाया, लिगेंड ये है, Eg ऑर्बिटल ये है, T2G ऑर्बिटल ये है। तो लिगेंड और Eg ऑर्बिटल हेड टू हेड है, इसलिए इन पर रिपल्सन ज्यादा है, और T2G ऑर्बिटल 45 एंगल पे है, इसलिए इन पर रिपल्सन कम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्प्लिट कर जाएगा। लास्ट क्लास में देखो यहां तक पढ़ा दिया था, जिसकी वजह से स्प्लिट करके ऐसे आएगा। आज हम लोग इसी के आगे पढ़ा रहे हैं, वो ये है, 1 मिनट, वो फाइल कहां गई आज वाली फाइल, इंपोर्ट की तो पुरानी फाइल कहां चली गई, 1 मिनट प्यारे बच्चों। अच्छा ये यहां पे है, तो जरा देखिए, तो उसी बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, देखते जाइए। और आज हम लोग इसको बिल्कुल आपको एकदम खत्म कर देंगे कि हाँ यार ये किस तरह से काम करता है।
फाइल को जरा नीचे ले आए। ये देखो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने इस जगह से शुरुआत की और हमने ये बात बताई है। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, गौर समझिए। इनसे पूछा गया कि यार वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे डिफाइन करोगे। तो इन्होंने क्या बताया, वीक फील्ड लिगेंड की डिफिनीशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की डिफिनीशन, जरा समझिए। अब हम इनके हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड करते हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड कैसे किया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड इन्होंने कैसे किया। इनका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऐसे चलता है, ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इन्होंने लिगेंड को दो तरह से क्लासिफाई किया, एक को बोला गया वीक फील्ड लिगेंड, एक को बोला गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो लोगों ने पूछा यार आप वीक फील्ड लिगेंड किसको बोलोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको बोलोगे। तो इन्होंने बताया देखो वीक फील्ड लिगेंड किसको बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको बोला जाता है। इन्होंने कहा एक पेयरिंग एनर्जी होती है, पेयरिंग एनर्जी की डिफिनीशन यहां बता देता हूं कि पेयरिंग एनर्जी की डिफिनीशन क्या होती है। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। जरा देखिए, जैसे ये ऑर्बिटल है ऐसे 1 2 3 4, अब ये हो गया 5। अब छठा इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा तो इसको पेयरिंग करनी पड़ेगी, ये देखो ऐसे। तो यहां पर इसने पेयरिंग की ना, अब पेयरिंग करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होगी। किसी ने कहा क्यों चाहिए होगी, जरा बताना, पहले से क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन। अब जो डालने जा रहे हो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो भैया सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, तो सेम चार्ज है तो गले क्यों मिलेंगे यार, ये तो रिपल करेंगे, स्पिन अपोजिट है, चार्ज तो सेम है। तो इनको पेयर कराने के लिए क्या होता है, एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई तो 1P। अब यदि कहीं 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है तो 2P, हमारा रिप्रेजेंटेशन ये है। यदि कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है तो +2P, 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है तो +3P। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। तो ये होती है पेयरिंग एनर्जी। अब गौर से समझिए कि कब कब क्या क्या होता है। तो जरा देखो, यदि डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, डेल नॉट की वैल्यू, उल्टा लिख गया है, इसमें नहीं वो उसमें लिखना है, हाँ, डेल नॉट की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से। तो जरा देखिए, गौर समझिएगा, ये एनर्जी डेल नॉट है, डेल नॉट रिलीज होती है और पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो निकल रही है वो एनर्जी कम है, तो बताओ, तो वो पेयर नहीं बना पाएगा। तो डेल नॉट की एनर्जी यदि पेयरिंग एनर्जी से कम होती है तो उस लीगेंड को वीक फील्ड लीगेंड बोलते हैं। और जिस लीगेंड में डेल नॉट की एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बोलते हैं। डिफिनीशन समझो, जिस लीगेंड की पेयरिंग एनर्जी, जिस लीगेंड की पेयरिंग एनर्जी उसी लीगेंड के डेल नॉट से ज्यादा है तो वो वीक फील्ड लीगेंड है, और जिस लीगेंड की पेयरिंग एनर्जी उसके डेल नॉट से कम है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। वो बात अलग है कि इस डिफिनीशन से भी हम लोग नहीं पहचान पाएंगे वीक कौन है स्ट्रॉन्ग कौन है। क्यों? क्योंकि ना तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पेयरिंग एनर्जी की पता है, हमने सिंबलाइजेशन किया है, एक पेयर हुआ है तो P लिखो, 2 पेयर हुआ है तो 2P लिखो प्लस का, वैल्यू कहां पता है इसकी वजह से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। मगर उन्होंने थ्योरेटिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली डिफाइन कर दिया था। एक्सपेरिमेंटली क्या डिफाइन किया कि वीक फील्ड लीगेंड उसको बोलेंगे जिसकी डेल नॉट की एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड उसको बोलेंगे जिसकी डेल नॉट की एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। इन्होंने कहा ये कम होने पर क्या होते हैं, ये कम होने पर ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम मानी जाती है।
यदि ऐसी सिचुएशन है तो हम ये मान के चलते हैं कि T2G ऑर्बिटल की एनर्जी EG ऑर्बिटल के बराबर है, और इस सिचुएशन में हम ये मान के चलते हैं कि ये दो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, इस तरह से, ये देखो ऐसे। और ऐसे सिचुएशन में हम एनर्जी का ऑर्डर ये लगाते हैं, और ऐसे सिचुएशन में हम एनर्जी का ऑर्डर ये लगाते हैं, और दोनों में ही हुन्स रूल फॉलो होता है। हुन्स रूल यहां पर भी फॉलो होता है और हुन्स रूल यहां पर भी फॉलो होता है। इनका कहना है हुन्स रूल का वायलेशन हम लोग नहीं करते हैं, दोनों ही सिचुएशन में हम हुन्स रूल को फॉलो करेंगे। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर डबलिंग करेंगे, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर डबलिंग करेंगे। तो जरा डिफिनीशन समझ गए, इन्होंने डिफिनीशन कैसे बताई। इनका कहना था वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिसकी डेल नॉट पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है, कम होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिनकी डेल नॉट पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। और इसी बात को जो सीरीज वहां बताई गई वही सीरीज यहां पर है, तो सीरीज वही है, तो आप चाहें तो इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, सीरीज की बात आती है तो सीरीज बच्चों वही है, 1 मिनट, सीरीज बच्चों वही है जो पहले थी, ठीक है। तो सीरीज की बात आएगी तो वही होगा। सबसे हमारा वीक फील्ड लिगेंड कौन होगा, हेलोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ये देखो ऐसे। अब इन्होंने उस एग्जाम्पल को कैसे बताया, अब जरा देखना गौर से। अब वही एग्जाम्पल इन्होंने कैसे प्रूव किया, अब एक एक करके एग्जाम्पल देते हैं। अब इनकी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। देखो इनसे पूछा गया ये बताओ कि ये एग्जाम्पल किस तरह से आपकी थ्योरी से जस्टिफाई होगा। जो एग्जाम्पल मैंने वहां उठाए थे डिट्टो वही एग्जाम्पल यहां उठा रहा हूं, जैसे आपको पता चले कि दोनों थ्योरी से एग्जाम्पल किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब किस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, K4FeCN6, चेक कर ले, लास्ट क्लास का चेक कर ले, यही एग्जाम्पल मैंने लिए थे। ये देखो एक एग्जाम्पल ये है K4FeCN6 वाला, ठीक है, लास्ट क्लास में जो लिया, और ये देखो एक एग्जाम्पल ये है वाटर वाला, लास्ट क्लास में लिया। आज हम फिर यही ले रहे हैं, जिससे तुम्हें ये पता चले कि दोनों किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से। इन्होंने बताया Fe कौन है, सेंट्रल एटम, कितना है 26 का मतलब 3d6 4s2। क्या एटम पार्टिसिपेट करता है कि एटम का कैटायन, तो एटम का कैटायन पार्टिसिपेट करता है। थोड़ा सा स्पीड में हूं, क्यों, क्योंकि ये बात मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम का कैटायन, तो कैटायन बना लिया। ये देखो अब लिगेंड चेक करो, डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनर एटम है तो वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है। तो जरा देखो अब कैसे करते हैं, यहां पर ऐसे किया जाता है कि ये देखो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया ऐसे, इस तरह से, मगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड का मतलब हुआ दोनों की एनर्जी लगभग बराबर है, तो हुन्स रूल फॉलो होगा। तो कैसे आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6। क्यों, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी लगभग बराबर है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि डिफिनीशन यही है कि यदि लिगेंड वीक फील्ड होगा तो T2G और EG बराबर होंगे। अब हमारे लिगेंड कहां भरे जाएंगे, ये 4s, ये 4p, ये 4d, हम लिगेंड इनमें भरेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोगों ने लिगेंड भर दिया ऐसे। अब हमसे पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो जरा देखो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, निकल के आया sp3d2। मैग्नेटिक ने ज्योमेट्री क्या निकल के आई, ज्योमेट्री निकल के आई ऑक्टाहेड्रल। अब बताओ जरा प्यारे बच्चों मैग्नेटिक नेचर क्या निकल के आया, तो यार मैग्नेटिक नेचर क्या निकल के आया, तो मैग्नेटिक नेचर कैसा निकल के आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और साथ में हाई स्पिन, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है,
अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो हाई स्पिन होगा। ये देखो इस तरह से। तो डिट्टो सेम प्रूफमेंट है, सेम बातें हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, √n+2 n की वैल्यू डाल दी, ये आ गया √24 आ गया। ये देखो इस तरह से इन्होंने प्रूफ कर दिया। फिर इनसे पूछा गया इसको एक्सप्लेन करके बताओ, तो देखो इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया। इनके पास लॉजिक थे, और कैसे लॉजिक थे अभी देखो प्रूफ होता है। अब इसका कैसे करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ Fe कितना होता है 26। 26 का मतलब क्या होता है 3d6 4s2, और यहां पे क्या है Fe2 पास 2, 2 पास 2 का मतलब क्या हुआ 3d6 4s0, यही तो हुआ। Fe2 पास 2 का मतलब 3d6 4s0, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन आया। अब लिगेंड कौन है, C और N। यदि CO या N हो, इनमें से कोई भी डोनर एटम हो, तो लिगेंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ये है कि T2G की एनर्जी Eg से कम होती है। अब ये दो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल है। अब देखो हम कहीं पर भी हुन्स रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये ज्यादा अप्रोप्रिएट थ्योरी है, क्योंकि ये अलग अलग एनर्जी के अब ऑर्बिटल है। अब हम 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये हुन्स रूल का वायलेशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल है ना। तो हुन्स भाई साहब तो कहते ही थे कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में पहले सिंगल भरो फिर डबलिंग करो। तो भैया सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में मैंने पहले सिंगल भरा ना यार दोस्त, 1 2 3, और फिर डबलिंग की 4 5 6 है। तो इसका मतलब अब लिगेंड कहां से आएगा, अब लिगेंड यहां से आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास लिगेंड यहां से भरेंगे, ये देखो। तो अब हमारे पास लिगेंड ऐसे आ रहा है। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, ध्यान से। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन यूज हो रहा है, D यूज हो रहा है, S यूज हो रहा है, P यूज हो रहा है, D पहले वाला यूज हो रहा है। और यहां पर हुन्स रूल का वायलेशन नहीं हुआ है, इस वजह से सब लोग खुश हो गए कि यार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कर रही है, किसी भी रूल का वायलेशन नहीं कर रही है और चीजों को एक्सप्लेन भी कर दे रही है। इसी वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ज्यादा एप्रोप्रिएट माना गया। तो आप भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही क्वेश्चन करें, सारा क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हो जाएगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मन हो तो पढ़ो, मन हो तो ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा क्वेश्चन देखो इसी से करेंगे हम लोग। मैग्नेटिक नेचर कैसा आया, डायामैग्नेटिक आया, ठीक है। स्पिन कैसी आई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आया। कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर डी है या आउटर डी, तो अंदर के डी यूज हुए, इनर डी कॉम्प्लेक्स है, इनर डी कॉम्प्लेक्स। इनर डी कॉम्प्लेक्स कैसे है, ये देखो इनर डी है, ये 3D यूज हुआ है, 4s 4p 4d तो खाली पड़ा है, अभी तक हमने इसको बनाया भी नहीं था, ये देखो ऐसे। तो इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन किया इन्होंने, ठीक है, बात समझ गए। अब जरा देखो यार, अब हम आपको क्वेश्चन करेंगे मगर पहले कुछ नोट पढ़ा देते हैं। आपको ये नोट अच्छे से आने चाहिए, यदि ये नोट आते हैं तो आप पूरा बॉन्डिंग का क्वेश्चन कर सकते हो। 4-5 नोट चिपकाता हूं, गौर से सुन लो एक एक करके। नोट नंबर 1 अच्छे से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा देखिए, D1 सॉरी D4 D5 D6 D7 और मेटल के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम क्या करेंगे, सीरीज को फॉलो करेंगे, सीरीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। यदि कोई केस D4 का है, D5 का है, D6 की है, और ये किसका 3D सीरीज का है। 3D सीरीज में यदि कोई केस D4 है, D5 है, D6 है, तो हम सीरीज को फॉलो करेंगे, जैसा सीरीज कहेगी वैसा करेंगे। मतलब सीरीज ने जिसको वीक कहा है हम उसको वीक कहेंगे,
सीरीज ने जिसको स्ट्रॉन्ग कहा है हम इसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे, मैं ये कह रहा हूं। सीरीज ने किसको वीक कहा है, इसको वीक कहा है। सीरीज ने किसको स्ट्रॉन्ग कहा है, इनको स्ट्रॉन्ग कहा है। बिल्कुल डिक्टो फॉलो करेंगे। और इन केस को छोड़कर सभी केसों के लिए आप जो माने वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस केस को छोड़कर सभी केसों के लिए एंड अदर केस ऑफ D1, D2, D3, D8, D9, D10 of 3D सीरीज, 4D सीरीज एलिमेंट, गौर समझिएगा, 5D सीरीज एलिमेंट, 6D सीरीज एलिमेंट, all ligand suppose to strong field ligand। जरा समझिए, इस पॉइंट को बस समझा दो तो खेल खत्म है पूरा। यदि कोई 3D सीरीज का एलिमेंट है और उसके मेटल का कॉन्फ़िगरेशन +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, 3D सीरीज का एलिमेंट है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है और कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है D4, D5, D6, D6, D4, D5, D6, D7, तो हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे सीरीज कह रही है। सीरीज जिसको वीक कह रही है हम उसको वीक मानेंगे, सीरीज जिसको स्ट्रॉन्ग कह रही है हम उसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन 4 कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ने के बाद पूरी पीरियोडिक टेबल में, इन 4 कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ने के बाद पूरी पीरियोडिक टेबल में कुछ भी आ जाए तो तुम सारे लिगेंड को स्ट्रॉन्ग मान लेना, हम ये कह रहे हैं। गौर समझिए, D1 आ जाए, D2 आ जाए, D3 आ जाए, 8, 9, 10 आ जाए, किसका, 3D सीरीज का, तो सारे लिगेंड को स्ट्रॉन्ग मान लो। और 4D, 5D, 6D में तो हमेशा स्ट्रॉन्ग मानना है, चाहे जो आए, चाहे जो आए, क्योंकि ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं ये सिर्फ 3D के लिए लिखे हैं, 4D, 5D, 6D के लिए नहीं लिखे हैं। 4D, 5D, 6D में तो सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो गौर सुनो इस कॉन्सेप्ट को, ये जो नोट है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको यदि अच्छे से याद रखते हो तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप लोग क्या करते हो, बहुत सारा निगेटिव क्वेश्चन करते हो, इसमें आप लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हम कब स्ट्रॉन्ग माने कब वीक माने, तो कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। इन 4 के केस में सीरीज को फॉलो करना है, बाकी कभी सीरीज को फॉलो नहीं करना है। बाकी हमेशा क्या मानना है, सबको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के चलना है, सबको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आंसर निकालोगे सारे आंसर सेम आएंगे। इन केसों में सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। बात समझ गए, दिमाग में बैठी बात क्या मेरे दोस्त, ये समझ लेना ये ब्रह्मास्त्र है, चल गया तो क्वेश्चन पक्का सही होगा, निगेटिव नहीं होगा, नहीं तो आप जैसे कंफ्यूज थे वैसे ही कंफ्यूज रहोगे। तो गौर समझो, D4, D5, D6, D7 और 3D सीरीज +2 ऑक्सीडेशन नंबर को हम सीरीज को फॉलो कराएंगे। इसके अलावा कभी सीरीज फॉलो नहीं कराएंगे, सबको स्ट्रॉन्ग मान के भरेंगे, चाहे वो 4D का कॉम्प्लेक्स हो, 5D का कॉम्प्लेक्स हो या 6D का कॉम्प्लेक्स हो। इतनी बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, एक आध एग्जाम्पल चिपकाता हूं जैसे तुम मेरी बात को गौर से समझ सको। देखो अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है, जरा देखिए। जैसे किसी ने कहा इस क्वेश्चन को करके बताओ कि यार इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। देखो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे आप मेरी बातों को पकड़ पाएं और क्वेश्चन को निकाल पाएं और आपसे गलती ना हो। ये देखो FeH2O 6SO4, ठीक। अब डिट्टो इसी के नीचे ये लिखा, Fe के नीचे कौन आता है, देखो स्कूटी, 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 वैन, कार में, फे, 6 नंबर का एलिमेंट है Fe। अब 4D सीरीज पढ़ो, ठीक है। यार जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती, आर यू। अब यही क्वेश्चन मैंने देखो ये लिखा, आर यू वाटर 6SO4। अब मैंने कहा इन दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ठीक है, या और बात बता दे तो हमने सॉल्व करना शुरू किया। हमने कहा Fe कितना होता है, Fe होता है 3D6
4s2। तो आयन कितना हो जाएगा, आयन हो जाएगा 3d6 4s0। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये मैं कैसे लिख रहा हूं, ये तो जानते ही होंगे। लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब बताओ लिगेंड कौन है, वाटर। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है T2 की एनर्जी Eg के बराबर है, और T2 की एनर्जी Eg के बराबर है तो हुन्स रूल को फॉलो कराना है। तो हुन्स रूल यदि फॉलो होगा तो ये दोनों बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल है। तो तुमने इलेक्ट्रॉन भरे ऐसे 1 2 3 4 5 6, और लिगेंड कहाँ आएंगे, आगे आएंगे ऐसे। हमारा लिगेंड है ये, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड। तो तुमने हाइब्रिडाइजेशन बोला, हाइब्रिडाइजेशन बोला sp3d2, ज्योमेट्री बोली ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक नेचर कैसा बोला आपने, मैग्नेटिक नेचर बोला पैरा। ऐसे सारी बातें डिस्कस कर दी। अब जरा देखो, वही बात हम यहां लेके डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखो, Ru जब ये Fe के नीचे है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो ये आया 4d6, ठीक है, 5s2। Ru2 पॉजिटिव है, ये आया 4d6 5s0। अब लिगेंड चेक करो, वाटर। अब जरा बताओ, मैंने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से ये क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वही वाटर वीक है, वही वाटर स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि तुम्हें ये सीरीज चिपकानी चाहिए ना। ये देखो D4 D5 D6 D7 है और +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो क्या लिखोगे, सीरीज को फॉलो करोगे। फॉलो करने में क्या है, ऑक्सीजन वाला कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, हमने लिख दिया। D6 कॉन्फ़िगरेशन था, ऑक्सीजन डोनर एटम था, वीक फील्ड लिगेंड लिखा और ये सॉल्व कर दिया। अब जरा आगे पढ़ो फिर से। अदर केस ऑफ D1 D2 D3 D8 D9 D10 ऑफ 3D सीरीज, या फिर 4D सीरीज का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, 5D सीरीज का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, 6D सीरीज का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, तो ऑल लिगेंड को क्या मानोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये देखो, ये किसका कॉम्प्लेक्स है, ये 4D सीरीज का कॉम्प्लेक्स है, और 4D सीरीज का कॉम्प्लेक्स है तो सभी लिगेंड को क्या मानना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानना है। इसीलिए वाटर को स्ट्रॉन्ग माना। अब स्ट्रॉन्ग मानने से होगा क्या, स्ट्रॉन्ग मानने से दोस्त ये होगा कि अब Eg की एनर्जी जो है वो T2G से ज्यादा होगी। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो हुन्स रूल जब लगेगा तो फिलिंग चेंज हो जाएगी। ये 2 ऊपर, ये 3 नीचे। अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप लिगेंड भरिए। तो लिगेंड भरते हैं 1 2, ठीक है। ये देखो, तो अब हमने लिगेंड भर दिए 3 4 5 6। तो अब हमारे हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, ये बन गया D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर कैसा आ गया, डायामैग्नेटिक। ये देखो, अब हमारे पास ये चीजें आ गई, जबकि वही वाटर है। तुम लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हो कि यार सर वही वाटर है फिर कैसे करें। तो तुम्हें करना नहीं है, इस रूल को याद रखोगे तो अपने आप कर ले जाओगे। D4 D5 D6 D7 ऑफ 3D सीरीज +2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो सीरीज को फॉलो करना है। और इसके अलावा कोई भी केस है तो सीरीज नहीं फॉलो करनी है, बस सबको स्ट्रॉन्ग मान के भर देना है। सीरीज नहीं फॉलो करनी है, सबको स्ट्रॉन्ग मान के भर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे सब सेम आएंगे। ठीक है, इस बात को समझ गए। अप्लाई कैसे करोगे समझ रहे हो मेरे दोस्त, कहो तो मैं अप्लाई करके और दिखा दूं, एक आध बार कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, बस ये दो चार रूल बता रहे हैं, बस इनको पकड़ के रखो, तुम्हारा हर क्वेश्चन सही होगा। रूल नंबर नेक्स्ट 2। अब जरा देखो, D7 कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोबाल्ट का केस। कोबाल्ट के केस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स,
कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती हैं, क्योंकि कोबाल्ट +2 भी होता है, कोबाल्ट +3 भी होता है। जब कोबाल्ट +2 होगा तो यार ये D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो बच्चों हमको सीरीज को फॉलो करना है, सीरीज को फॉलो करना है। मतलब जिसको वीक कहा गया है उसको वीक मानना है, जिसको स्ट्रांग उन्होंने कहा है उसको स्ट्रांग मानना है। मतलब ये करना है, हेलोजन ऑक्सीजन वीक, नाइट्रोजन कार्बन स्ट्रांग। ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड हो गए और ये हमारे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो गए। अब गौर समझो, मगर यदि कोबाल्ट +3 का केस है तो ये D6 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, मगर दोस्त ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +3, तो सभी लिगेंड को स्ट्रांग मानना है। ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा भैया जो सीरीज बनाई गई है वो +2 के लिए बनाई गई है, +3 के लिए नहीं। जब +3 होगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा तो गैप बढ़ जाएगा, जब +3 होगा तो क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा भाई, प्लस चार्ज बढ़ेगा तो लीगेंड पास आएगा, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, और लीगेंड पास आएगा तो रिपल्सन भी बढ़ेगा, तो गैप बढ़ जाएगा, और गैप बढ़ गया तो सारे के सारे स्ट्रांग हो गए। कौन 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 एक्सेप्ट इनको छोड़कर, किनको छोड़कर, देखो कोबाल्ट के साथ अकेला वाटर आए, सॉरी कोबाल्ट के साथ अकेला F आए, सिर्फ ये दो केस छोड़कर, ठीक है। कोबाल्ट के साथ अकेला F आ रहा है, या प्यारे बच्चों कोबाल्ट के साथ F और वाटर आ रहा है, इस केस को छोड़कर इनमें वीक फील्ड लिगेंड है। बाकी कोई भी केस होगा सब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। यहां पर ये वीक फील्ड लिगेंड है जबकि ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां पर ये दोनों वीक फील्ड लिगेंड है जबकि ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसके अलावा जितने भी केस हैं सब में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, गौर से ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए बच्चे इस जगह पे गलत करते हैं, मगर आप नहीं गलत करोगे, क्योंकि आपको मैं यार सारी कहानी बता दे रहा हूं, फिर भी गलत कर दो तो फिर यार गलत बात है। बस कॉन्सेप्ट को पकड़ते चलना कि सर कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं। देखो दोस्त ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो अच्छे से, दिमाग लगाइए। मैंने सॉल्व किया, ये क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2, यहां चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी, तो ये क्या हुआ D7S0। अब बताओ वाटर को क्या माना जाए, तो मैंने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से क्या है, कोबाल्ट +2 का केस है तो जो सीरीज कहती है उसको फॉलो करो। सीरीज के हिसाब से ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। जब मेरे दोस्त ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब क्या है, T2G की एनर्जी Eg की एनर्जी के बराबर है, तो इसका मतलब जो d ऑर्बिटल आप स्प्लिट कराने वाले हो वो ऐसे स्प्लिट होगा, मगर इनकी एनर्जी आपस में क्या होगी, बराबर। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, ऐसे भरोगे, 6 और 1 ये 7, तो लिगेंड कहां आएंगे, लिगेंड आगे आएंगे ऐसे ऐसे। तो हमारे पास जो लिगेंड है वाटर वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, देखो sp3d2 आया, और मैग्नेटिक नेचर कैसा आया, पैरा आया, और वाटर यहां पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। डिट्टो सेम बात लिखी है, मगर देखना अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। डिट्टो सेम बात लिखी है मगर अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 है तो D6S0, यहां पर वाटर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों, ये देखो लिखा है कोबाल्ट +3 के केस में सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सिर्फ दो सिचुएशन छोड़ दो, अकेला फ्लोरीन आए तो वो वीक फील्ड लिगेंड है, और फ्लोरीन और वाटर आया तो वो वीक फील्ड लिगेंड है। अकेले वाटर आएगा तो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ध्यान रखिएगा। यदि अकेले वाटर आता है तो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन के साथ वाटर आएगा तब वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। ये देखो
तो अब ये वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है कि T2G की एनर्जी बहुत कम है इन कंपेयर टू Eg। अब यार हम लोग लिखते समय एक ही जैसा दिखाते हैं, जैसे ये देखो यहां पर गैप और यहां पर गैप लगभग सेम है, तो गैप पे फोकस करना है। तो अब क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1 2 3 फिर 4 5 6। क्यों? क्योंकि ये अलग एनर्जी के हैं। तो अब क्या होगा, अब लिगेंड कहां जाएंगे? यहां जाएंगे, फिर लिगेंड यहां आएंगे, फिर लिगेंड यहां आएंगे। तो अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दोस्त कितना बना? अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बना sp_d2। एक मिनट, अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बना d2sp3। मैग्नेटिक नेचर बना डायामैग्नेटिक। देख लो आंसर अपोजिट है, लीगेंड सेम है, मेटल सेम है। लीगेंड दोनों में वाटर है, मेटल दोनों में कोबाल्ट है, मगर आंसर जस्ट अपोजिट आ रहा है। लीगेंड का नेचर जस्ट अपोजिट कंसीडर किया जा रहा है। तो रूल नंबर 2 भी याद रखोगे। जो रूल बता रहे हैं बस उतने याद रखना, कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा, 100% इफिशियंसी के साथ सही होगा। और ध्यान रखिएगा पेपर में एक क्वेश्चन मिनिमम आउट है। यदि आपका लक सही रहा तो 2 से 3 क्वेश्चन तक बॉन्डिंग से मिल सकते हैं। और सारे क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सॉल्व करिए आप। रूल नंबर 2 समझ पाए कैसे करना है, अप्लाई करना है। अच्छा, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब एक और पॉइंट देता हूं, इसको जरा ध्यान रखो। बच्चे कभी कभी यहां गलती कर देते हैं। नेक्स्ट, सॉरी 3 हुआ। देखो जरा रूल नंबर 3 पर फोकस करिए कि ये क्या है। देखो dxy dyz dzx, ये तीनों ऑर्बिटल कौन से हैं? T2G। लीगेंड कभी इनमें फिल नहीं होता है। लीगेंड T2G ऑर्बिटल में ठीक है फिल नहीं होगा। T2G ऑर्बिटल में इसकी फिलिंग नहीं करोगे, ध्यान रखना। T2G ऑर्बिटल में ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नहीं करता, के साथ ओवरलैपिंग नहीं करता है। किसी बच्चे ने कहा वाई, तो एनर्जी गैप, लीगेंड और T2G के ऑर्बिटल की एनर्जी में बहुत बड़ा गैप होता है। इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत होता है, जिसकी वजह से ये आपस में ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। लार्ज डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करते हैं। ये ऑर्बिटल खाली पड़े रहेंगे मगर इसमें लीगेंड कभी नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इस एग्जांपल को देखो, मैंने लिखा टाइटेनियम वाटर 4 पॉजिटिव। मैंने कहा इसके बारे में बताओ, तो टाइटेनियम कितना होता है? स्कूटी वैन, मतलब ये होता है 22 का मतलब होता है 3d2 4s2। जब टाइटेनियम 4 करोगे तो यार ये 3d0 4s0 हो जाएगा। अब जरा बताओ हम कैसे ब्रेक करेंगे? तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे। वाटर क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसी ने कहा सर कैसे? मैंने कहा मार खाओगे। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? D4 D5 D6 D7 में सीरीज फॉलो करोगे +2 ऑक्सीडेशन नंबर में। ना तो ये D4 है, ना D5 है, ना D6 है, तो सीरीज फॉलो ही नहीं करनी है, स्ट्रॉन्ग है। अब वो स्ट्रॉन्ग मानो चाहे वीक मानो, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरने हैं तो क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रॉन भरने हैं नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या माना है? अब जरा गौर समझो, हमारे पास लीगेंड कितने हैं? 6। चेक करो, अब 6 लीगेंड हम कहां पे भरें? हमारे पास तो सारे के सारे d ऑर्बिटल खाली है, हम इन पे नहीं भरेंगे, वो खाली के खाली पड़े रहेंगे, हम इन पे भरेंगे ऐसे।
हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो ऐसे आएगा, ये हमेशा खाली रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी लिगेंड की एनर्जी मैच नहीं करती, तो ये ओवरलैप नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात, इस तरह से चलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D2sp3, ये हमारा आंसर आएगा, रूल नंबर 3, ठीक है। अब जरा देखो नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में दो केस हैं, Mn अमोनिया 6+2, Fe अमोनिया 6+2, Fe अमोनिया 6+3। देखो यदि आप रूल के हिसाब से देखो तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मगर दो केसों में अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड रहता है, जब आप Mn के साथ अमोनिया आएगा और या फिर Fe के साथ अमोनिया आएगा, मगर Fe के साथ किसमें +2, Fe+3 के साथ है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये देखो Fe+3 के साथ है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और सिर्फ +2 के साथ वीक रहेगा और Mn+2 के साथ वीक रहेगा। बाकी सारे केसों में अमोनिया क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, इस तरह से, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात को, बस इतने नोट याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, बस इतने नोट याद रखने, सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझ गए, कोई टेंशन, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बस ये 4 नोट आप अच्छे से याद रखें। ये 4 नोट कौन कौन से 4 नोट हैं, इनको मैंने बता दिया है। नोट नंबर 1 D4 D5 D6 D7 +2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज में सीरीज को फॉलो कराना है, बाकी सब जगह स्ट्रॉन्ग मानना है। नोट नंबर 1 ये है। नोट नंबर 2 कोबाल्ट का +2 केस है तो सीरीज फॉलो कराओगे, कोबाल्ट का +3 केस होगा तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, सिर्फ किसको छोड़कर, फ्लोरीन या फ्लोरीन विद वाटर को छोड़कर। फिर नोट नंबर 3 dx dy dz, मतलब T2G ऑर्बिटल कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, क्योंकि उनके बीच की एनर्जी गैप ज्यादा होती है। फिर नोट नंबर 5 अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मगर दो केसों में वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। वो दो केस कौन है, Mn2+2 और Fe2+2, मगर यदि Fe3+2 हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। इतनी बातें हम लोगों ने अभी की हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ओर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में इन्होंने क्या बताया था। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे स्प्लिटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। स्प्लिटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो देखो दोस्त, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की स्प्लिटिंग में हमें कौन सी बातें याद रखनी है, इस बात पर जरा हमें फोकस करना चाहिए। क्या है जरा देखो, सबसे पहले इन्होंने अरेंजमेंट क्या बताया, इन्होंने क्या अरेंजमेंट बताया जरा समझिए। इनका कहना था मेटल जो होता है वो सेंटर ऑफ क्यूब पे होता है, लीगेंड जो होता है वो कॉर्नर पे होता है, सभी कॉर्नर पे नहीं, 4 कॉर्नर पे, सिर्फ 4 कॉर्नर पे, ठीक है। और एक्सेस जो होती है, एक्सेस वो पास होती है सेंटर ऑफ फेस से, सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब, क्यूब के फेस के सेंटर से एक्सेस पास होंगे। अब इस अरेंजमेंट को जरा लगा के देखो कि ये अरेंजमेंट जो तुम बनाओगे ये कैसा बनेगा और कैसा दिखेगा। ये देखो, तो पहले हम क्यूब बनाते हैं। देखो यार, ये क्यूब है,
ये देखो बच्चों, ऐसे इनका कहना है कि मेटल जो है वो सेंटर पे है, यहां पर ऐसे, लीगेंड जो है वो कॉर्नर पे है, 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, इस तरह से 4 कॉर्नर पे। एक्सेस जो है वो इस तरह से पास हो रही है फेस के मिड पॉइंट से, ऐसे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, चाहो तो इससे पास करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ऐसा एक्सेस इस तरह से, तो किसी को एक्स कह दिया आपने, किसी को वाई कह दिया आपने और किसी को जेड कह दिया आपने, इस तरह से हमारी सिचुएशन है। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। यदि ये ऐसा है तो इसका मतलब ये बात ऐसी है, मैंने ये फेस बनाया, फेस के कॉर्नर पे कौन है, लीगेंड है, ऐसे है कि नहीं, ये फेस के कॉर्नर पे लीगेंड, इस तरह से, ठीक। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि यार फिगर को समझना थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो सकता है। अब बताओ मेटल कहाँ है, मेटल आपके रूम के सेंटर पे है, आपका रूम एक क्यूब मान लो, मेटल आपके रूम के सेंटर पे है, तो जरा बताओ एक्सेस कहां से पास हो रही है, मिड पॉइंट से पास हो रही है, किसके, फेस के। इसका मतलब जो आपकी दीवार बनी है उसका मिड पॉइंट क्या है, एक्सेस है, एक्सेस वहां से पास हो रही है। लीगेंड कहां पे रखा है मेरे दोस्त, कॉर्नर पे रखा है, गौर समझते जाइएगा। तो जब लीगेंड कॉर्नर पे रखा है तो जरा देखना फेस क्या आया, एक्सेस मिड पॉइंट से पास हो रही है, किसके, फेस के, तो एक ये लाइन आई, एक ये लाइन आई, एक्सेस ऐसे आएगा ना भाई। एक्सेस कैसे आएगा, देखिए ये मेटल है, तो एक एक्सेस ऐसे आई, एक एक्सेस ऐसे आई, ऐसे ही तो कुछ आएगी, एक फिश के मिड पॉइंट को टच करेगी, एक परपेंडिकुलर आएगी, मतलब कुछ ऐसे आएगा। देखो मैं इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, देखो एक एक्सेस ऐसे आएगी, फेस के मिड पॉइंट को टच करेगी, और ये एक एक्सेस ऐसे आएगी, इस तरह से आएगी कि नहीं आएगी। जब एक्सेस ऐसे आएगी, उफ, तो जरा देखो एक ऐसे लाइन आई, एक ऐसे लाइन आई, ये तो उसका फेस क्या बना, ये फेस बना, ये लाइन ऐसे है, लाइन ऐसे है, तो फेस ये बनेगा। इसका मतलब गौर समझिएगा, तो T2G जो हमारा है वो यहां पे आएगा, EG जो है हमारा ये वो यहां पे आएगा। एक मिनट आप लोग जरा ध्यान दीजिए, समझ रहे हो ना बच्चों, इस बात को आप गौर समझिए, क्या हुआ समझिए। T2G जो है हमारा एज के मिड पॉइंट पे आएगा, उसकी लूप, और EG की लूप कहां आएगी, फेस के मिड पॉइंट पे आएगी। क्यों, EG कहां पे होता है, एक्सेस पे बना होता है। एक्सेस कहां से पास हो रही है, एक्सेस जो है वो सेंटर ऑफ फेस से पास हो रही है, तो यार EG वाला सेंटर को ही तो टच कर रहा होगा। ऐसे देखो ये एक्सेस है और ये एक एक्सेस है, परपेंडिकुलर है ना, तो एक्सेस पर जब लूप बनेगी तो वो सेंटर को जाके टच करेगी। अब एक एक्सेस ये, एक एक्सेस ये, तो फेस कहां हुआ, ये जो फेस वाली लूप बनेगी वो एज के मिड पॉइंट को टच करेगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो खेल खत्म है, और नहीं समझ में आ रही है तो पहले ये समझो, पहले ये बात बताओ, ये बात क्लियर है कि फेज के मिड पॉइंट को EG ऑर्बिटल की लूप टच करेगी। किसी ने कहा कैसे, तो कैसे के लिए ये वाली स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, सेंटर ऑफ फेज ऑफ क्यूब, एक्सेस कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ फेज ऑफ क्यूब से, तो जहां से एक्सेस पास होगी उसी जगह पे तो जाके वो लूप टकराती है। क्यों, क्योंकि वो इस तरह का ऑर्बिटल है ना यार दोस्त। ये देखो, ये देखो, अब जहां पर एक्सेस है उसी जगह पे लूप है ना, ये देखो ये एक्सेस है, ये लूप है, तो एक्सेस कहां पे टच करेगी, फेस के सेंटर पे, तो लूप भी कहां पे टच करेगी, जाके फेस के सेंटर पे। अब ये फेस का सेंटर है और ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये इसके बीच में आता है ना T2G। तो अब जरा देखिए भाई, नीचे आ जाओ, ये देखो, तो जब EG यहां पे टच कर रहा है, क्योंकि ये एक्सेस पे बना होता है, तो T2G कैसे आएगा, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, भाई ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे गई,
तो T2G कहां आएगा? T2G की जो लूप है वो एज के मिड पॉइंट को आएगी। आप जरा इस बात को थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है, रूम के सेंटर पे मेटल है, एक लाइन खींची, वो उसने फेस के मिड पॉइंट को टच किया, दूसरा एक्सेस खींचा परपेंडिकुलर, तो वो छत के मिड पॉइंट को टच करेगा। अब प्लेन क्या बना? प्लेन XY प्लेन बनाओ, तो एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। अब उसकी लूप को घुमाओ 45 डिग्री पे, तो जब उस पॉइंट से सेंटर से 45 डिग्री पे लूप घुमाओगे तो वो जो छत और वॉल को टच कर रहा होता है लाइन, उस लाइन पे आएगी ये। अब यदि इतनी बात समझ गए हो तो खेल खत्म है। ये डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पे रिपल्सन क्या होगा? हाई। और यहां पे रिपल्सन क्या होगा? लो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा तो रिपल्सन कम है कि नहीं? अब ऐसा हुआ तो ये क्या करता है? इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। T2G के केस में, मतलब टेट्राहेड्रल के केस में, ये इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। ये देखो d ऑर्बिटल था, फ्री एटम, फिर ऐसे आया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर और ऊपर गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में रिपल्सन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ये स्प्लिट हो गए। अब इस बार जब स्प्लिट होंगे तो Eg नीचे आएगा क्योंकि रिपल्सन कम है, T2G ऊपर जाएगा क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है, ठीक है, इस तरह से। और रिपल्सन हुआ तो ये और ऊपर चला गया ऐसे। तो ये हमारा हो गया T2G, ये हमारा हो गया Eg। अब इस तरह का ब्रेकिंग आएगी, समझ रहे हो ना? इस तरह की ब्रेकिंग आएगी। अब वही बात फिर से आएगी, इस लाइन को बैरी सेंटर मान लोगे, ये लाइन क्या है? बैरी सेंटर है। बैरी सेंटर पे क्या मानते हैं? एवरेज एनर्जी कितनी होगी? सपोज करोगे कि इनकी एवरेज एनर्जी जो होगी पर ऑर्बिटल वो कितनी होगी? 0 होगी। तो बैरी सेंटर के नीचे वाली वैल्यू निगेटिव, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी? तो जरा देखो, इस गैप को आप क्या कहोगे? डेल टी। डिवाइड ऐसे ही किया जाएगा, अब क्या होगा? 2:3 में किया जाएगा। ये देखो, तो अब क्या आएगा? -0.6 इंटू Eg ऑर्बिटल प्लस 0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G ऑर्बिटल का होल dt। ये dt सही बना, डेल टी सही बना दे, डेल टी। अब फार्मूला ये हो जाएगा डिट्टो सेम। बैरी सेंटर के नीचे वाली लाइन कैसी होगी? निगेटिव, तो वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव। ये देखो, और ये हमेशा ब्रेक कैसा होता है? 2:3 में। 2 वाला पार्ट कहां जाता है? इसकी ओर जाता है, और 3 वाला पार्ट कहां आता है? इसकी ओर आता है। किसी ने कहा वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल 0 लाना है ना, एवरेज 0 कैसे आएगा? 3 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन माइनस का 12, 2 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन प्लस का 12, सम कितना आया? 0। 0 लाना है ना यार, तो वो तो ऐसे डिवाइड करोगे तभी तो 0 आएगा। बात समझ पाए? तो ये देखो, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल ये। अब बात आ जाती है कि सर ये तो ठीक है, स्प्लिटिंग तो करा ली, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो यार मेरे दोस्त, क्वेश्चन करने का आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, बस आप उतना याद रखें, आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। गौर से इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर चेक किया करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, किसका? मेटल आयन का, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो हमेशा ध्यान रखना वो D2sp3 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, और प्यारे बच्चों डायामैग्नेटिक होगा। ये तीनों चीजें उसके पास होंगी, मगर इसके अलावा इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अदर केस ऑफ
कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वो क्या होंगे, sp3 होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। मैग्नेटिक नेचर निकाल के देखना पड़ेगा किस तरह से आएंगे। बात समझ पाए? गौर समझो, अभी नहीं समझ पाए होगे। आपको सिर्फ इतना सा नोट पकड़ना है, मतलब ऊपर वाला आपने चेक किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और D8 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्क्वायर प्लेनर। अब इन तीनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो बस सीधा आंख बंद करके लिख दो, वो टेट्राहेड्रल होगा, sp3 होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक भी होगा, नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। ऐसे करोगे। कैसे? देखो मैं बताता हूं, अप्लाई करके इसको दिखाता हूं, ठीक है? जैसे तुम अप्लाई करना सीख पाओ कि हाँ यार ये अप्लाई कैसे होता है, किस तरह से काम करता है। देखिए मैं अप्लाई करता हूं, ठीक है? आप जरा फोकस रखिए इन बातों पे। देखो यार दोस्त, ओ देखो प्यारे बच्चों कि कैसे काम करेगा। यहां पे हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स, यहां पे मैंने लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे लिखा मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, और यहां पे लिखा लीगेंड कि लीगेंड कैसा है, और यहां पे इसकी सारी डिटेल। कैसे? एक एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको, जैसे आप इस बात को समझ सकते। जैसे किसी ने कहा कि ये बताओ निकल Cl4 डबल नेगेटिव आपके हिसाब से क्या है, तो मैंने कहा भी बता देता हूं। जरा बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। पहली कंडीशन मैच कर गई। मेटल का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, निकल का कितना होता है, निकल होता है 28 का मतलब होता है 3d8 4s2। मेटल आयन का कितना हुआ, हमें मेटल आयन का चाहिए 3d8। दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। देखो D8 कॉन्फ़िगरेशन भी है, ठीक है, D8 कॉन्फ़िगरेशन भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी है। अब लीगेंड चेक करो, लीगेंड कौन है, Cl निगेटिव को क्या कहोगे, वीक फील्ड लीगेंड। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या होती है, सीरीज फॉलो करती है। और यदि +2 के लिए सीरीज फॉलो करोगे तो वाटर कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होगा। हम यहां पर बिल्कुल सीरीज से ही चलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें हम इसमें सीरीज को फॉलो कराते हैं, ध्यान रखिएगा, सीरीज को फॉलो करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में, वो मैंने सब 6 के लिए बताया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में आप सीरीज को फॉलो करोगे, तो जब आप सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली वीक फील्ड लिगेंड, नाइट्रोजन और कार्बन फैमिली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब जरा देखो क्या ये इसने सभी कंडीशन को फॉलो किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नहीं। एक कंडीशन लोचा मार रहा है ना, मतलब एक कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, तो बस वो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा। देखो ये वीक फील्ड लिगेंड हुआ, तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे ये sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पैरामैग्नेटिक भी आ जाएगा। क्यों? 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एनर्जी बराबर मांगोगे ना, एनर्जी क्या मानोगे, बराबर। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, Eg और T2G बराबर होते हैं, है ना। नेक्स्ट, अब जरा देखते जाइएगा, निकल CN4 2 निगेटिव। अब हम इसको करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख दूं यार, अब तो समझ ही गए होगे क्योंकि वही एटम है, D8 कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? यहां पर निकल की +2 आ रही है ना, और यहां पर भी निकल की +2 थी। अब जरा बताओ लीगेंड कैसा है, डोनर एटम कौन है,
सी और नाइट्रोजन, और यदि सी और नाइट्रोजन है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। यदि डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। यदि डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये हुआ। अब बताओ कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पढ़ लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, DsP2 स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि ये DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा मेरे दोस्त, और मैग्नेटिक नेचर कोई पूछ रहा है तो डायामैग्नेटिक होगा। बात समझ पाए कैसे करते हैं। अब ये देखो, किसी ने कहा ये बताओ, देखते जाइए, निकल CO4। अब ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, निकल कितना है 0, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ये निकल कितना हुआ 28 का मतलब होता है 3D8 4s0 4s2। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब ये बॉन्डिंग में जाता है, जब भी मेटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो ध्यान रखिएगा S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि s ऑर्बिटल ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो जरा चेक करो, S में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो जंप करके D में आ जाएंगे। अभी तक क्या होता था, S से इलेक्ट्रॉन हमेशा निकल ही जाते थे। क्यों? क्योंकि तुमने जितने भी केस डिस्कस किए वो सब मेटल कैटायन के डिस्कस किए हैं। अब मेटल न्यूट्रल का केस है, वो कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो क्या होगा, ये S के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएंगे, क्योंकि S में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रहते, इसलिए वो D में जंप कर जाते हैं। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, D8, तो इसका मतलब कि क्या होगा, ये हमेशा sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रही है यही वाली। तो जब आगे की कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो लिगेंड को देखने की जरूरत नहीं है। और चाहो तो देख लो, लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मगर उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो वो टेट्राहेड्रल होगा, ये होगा। अब जरा देखिए, Pt वाटर 4, गौर से बातों को समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन D8 आएगा। किसी ने कहा कैसे, तो मैंने कहा ऐसे, निकल प्लेटिनियम होता है, दोनों सभी के सभी एक ही ग्रुप के हैं। तो जब सभी के सभी एक ही ग्रुप के हैं तो इनका कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, तो इनके कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम हुआ। लिगेंड कैसा है, वाटर कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसी बच्चे ने कहा कैसे, तो जरा देखो यार, आपको यह बात बताई गई है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सीरीज फॉलो करेगी, मगर सीरीज होती किसके लिए है, सीरीज तो सिर्फ 3D सीरीज के लिए होती है। जो वो आपको सीरीज दी गई है वो तो 3D सीरीज की +2 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए दी गई है ना। और 4D 5D 6D सीरीज, इन सब के लिए क्या होता है, सभी लिगेंड स्ट्रांग होते हैं, चाहे कोई भी लगाओ। इन सब के लिए क्या होता है, सभी लिगेंड कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो ये तो 3D सीरीज का कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, ये तो 5D सीरीज का कॉम्प्लेक्स है। तो 5D सीरीज के कॉम्प्लेक्स में वाटर भी स्ट्रांग होगा। तो अब जरा देखो क्या क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी है, D8 कॉन्फ़िगरेशन भी है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड भी है। तो ये क्या होगा, DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, और साथ में क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। बात समझ पाए? इस तरह से हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के क्वेश्चन को। अब जरा देखिए, बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब इस पर एक केस, जिस केस को आपको याद रखना होगा, नहीं तो आंसर गलत जरूर आएगा, और तुम्हारा नहीं हमारा भी गलत आएगा यदि ये केस हमें पहले से नहीं पता है। तो ये केस यदि हमें या तुम्हें पहले से नहीं पता है तो दोनों का आंसर गलत आएगा। कॉपर सल्फेट अमोनिया के साथ, जरा देखो कॉपर कितना होता है 29 का मतलब क्या होता है 3D10 4s1। यहाँ पे कॉपर कितना है +2, जब कॉपर +2 है तो ये क्या हुआ 3D9 4s0। तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए जैसा मैंने पढ़ाया है। क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन आ नहीं रहा है, तो ये कैसा होगा टेट्राहेड्रल sp3। मगर जरा देखना क्या होता है,
+2 में क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसमें, 4 में, किसके, D4 में, तो ये ऐसे हो जाता है, और ये एक स्पेशल केस है ऐसे। अब जरा चेक करो, अब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो कंडीशन मिल गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी है, D8 कॉन्फ़िगरेशन भी है, और अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा DsP2 स्क्वायर प्लेनर, मगर ये पैरामैग्नेटिक आएगा, क्यों, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। किसी ने कहा कहां से है, ये देखो है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसलिए ध्यान रखिए, ये तुम नहीं, हम भी नहीं कर पाएंगे यदि पेपर में आ गया। क्यों, किसको पता होगा कि यार ये डी का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कोई रूल बताया मैंने, नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, और तुम्हें तो छोड़ो, हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलता है कई और भी, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में S1 SN2 रिएक्शन भी होती है, तो एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, मगर सिलेबस में तो नहीं है, और उसको पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, और जरूरी नहीं कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। क्यों, क्योंकि कभी पेपर में पूछा ही नहीं जाता है, मगर क्वेश्चन का आंसर जरूर पूछते हैं, तो बेचारे बच्चे कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस बात को याद रखना, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डी का इलेक्ट्रॉन जंप करके पी में जाता है, और ये देख के नहीं पकड़ पाओगे, ना तुम ना हम, ठीक है। जिसको याद होगा कि हाँ इसमें ऐसी सिचुएशन होती है वही कर पाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। तो देखो यार, हमने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी बता दी, तो ध्यान रखिए सारा क्वेश्चन आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से करिए, आप किसी भी क्वेश्चन को किसी और थ्योरी से ना करें, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें, मैक्सिमम क्वेश्चन को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से करने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से करने की कोशिश करो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से करने की कोशिश ना करो, ठीक है। अब मैं और आगे पढ़ाता हूं, अभी खत्म नहीं है टॉपिक, अभी बाकी है। अब जरा देखो यार, एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे, जरा कॉन्सेप्ट को समझो, ध्यान दीजिए बच्चों। हमने आपको कहा कि डी ऑर्बिटल ये है ऐसे, और डी ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट होता है ऐसे, ध्यान दीजिए, ऐसा ही तो स्प्लिट होता है। तो अब गौर से मेरी बात को समझिए, एक टर्म सुना होगा डी ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था इस तरह से, अब इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिल गई, इसने एनर्जी गेन की, कहां से गेन की, एटमॉस्फेयर से गेन की। तो क्या करेगा, ये एनर्जी गेन करेगा तो ऊपर ऐसे करता हुआ ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये अब क्या करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ये नीचे आएगा इस तरह से वापस। अब जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज इन टर्म ऑफ फोटोन, मतलब वेव। अब फोटोन के टर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, तो जरा बताओ इसी गैप को क्या कहते हो, इसी गैप को आप कहते हो डेल नॉट या डेल टी। यदि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात चलेगी तो डेल टी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात चलेगी तो डेल नॉट, और इसी एनर्जी गैप को तो आप नाम दोगे क्या, SC अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब डेल नॉट जो है वो SC अपॉन लैम्डा के बराबर है कि नहीं है, बताओ इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए। ये देखो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, डेल नॉट जो है वो SC अपॉन लैम्डा के बराबर है, मतलब नीचे आने पर जो वेवलेंथ रिलीज होगी फोटोन की वो डेल नॉट डिसाइड कर रहा होगा। डेल नॉट की वैल्यू यदि पता चल गई तो ये पता चल जाएगा कि कितनी वेवलेंथ वो रिलीज कर रहा है, चेक कर लो, ठीक है कि नहीं। तो ये एक रिलेशन आ जाता है जिससे हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि यार देखो उन्होंने ऐसा कहा कि
एक फोटोन जो है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब Eg ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल में आता है तो इतनी वेवलेंथ रिलीज करता है। तो बता सकते हो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी है? तो बस ये फार्मूला लगा के निकाल लोगे, ये फार्मूला लगा के निकाल लोगे, इस फार्मूला को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकल आएगी। तो इस फार्मूले का यूज ऐसे हो सकता है, और कैसे हो सकता है अभी और बताते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जरा समझो, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, 2-3 और कॉन्सेप्ट बता देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये देखो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, या फिर एनर्जी गैप की बात करें, एनर्जी गैप ठीक है, या फिर डेल नॉट, ये सारी चीजों का आंसर एक ही है। जरा देखो इनके लिए रूल ध्यान रखिए, गौर से ध्यान रखिए क्या 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 कब कब पूछा जाता है। पहला पॉइंट, नोट नंबर 1, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। CMA की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगी उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के भी प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होगी, या उतना ही ज्यादा गैप होगा। मान लो गैप पूछे तो भी यही रूल लगेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, डेंसिटी ऑफ लिगेंड। फोर्थ नंबर रूल, अभी इन पर क्वेश्चन भी कराएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। ये देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, डेंसिटी हो गई कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लिगेंड की, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड हो गया, जितनी ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा काम कर रहा होगा, मतलब उतनी तेजी से स्टेबलाइज कर रहा होगा किसको, कॉम्प्लेक्स को, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी गैप होगी, उतना ही ज्यादा डेल नॉट होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसी को आप कह सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये सारी बातें एक ही चीज है, इनमें से कुछ भी पूछे आप कॉन्सेप्ट यही लगाइए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब जरा इसको देखो, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ लिगेंड, सॉरी चार्ज डेंसिटी ऑफ लिगेंड नहीं, चार्ज डेंसिटी ऑफ CMA। ये देखिए इस तरह से। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यदि कहीं पूछी जा रही है, या आपको देखो क्या क्या पूछा जा रहा है, यदि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछी जा रही है तो भी यही रूल है, एनर्जी गैप पूछा जा रहा है तो भी यही रूल है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछी जा रही है तो भी यही रूल है। जैसे अब मैं आपको जरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे आपसे पूछा जाए तो आप करोगे कैसे। देखो मेरे दोस्त, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखो मेरे से पूछा जा रहा है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये A है ये B है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ या एनर्जी गैप का ऑर्डर बताओ, कोई भी एक चीज पूछ लीजिए। तो बताओ इसमें वेरिएबल क्या है, लिगेंड सेम है, चेक करो,
लीगेंड सेम है, सेम है, मेटल सेम है, सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, सेम है। देखो इनमें से सारी चीजें कांस्टेंट है। लीगेंड सेम, डेंसिटी ऑफ लीगेंड सेम, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड सेम, चार्ज डेंसिटी ऑफ सीएमए या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए, ये दोनों वेरिएबल है। यहां पर सीएमए की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +2 और यहां पर कितनी है +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो गैप ज्यादा है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता तो देखो मैं क्वेश्चन को चेंज करता जा रहा हूं। अब वो ऐसे कह रहा है इन दोनों में बताओ। अब जरा चेक करो, इसको ए कहा, इसको बी कहा, ऑक्सीडेशन नंबर सेम, कोबाल्ट +2 कोबाल्ट +2, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, चेंज क्या है डेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, डेंसिटी सेम है, दोनों ही मोनोडेंटेड लिगेंड है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अलग अलग है। यहां डोनर एटम कौन है ऑक्सीजन, यहां डोनर एटम कौन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेटर लिगेंड होता है। तो क्या होगा ये देखो, स्टेबिलिटी पूछी गई तो भी यही आंसर है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछी गई तो भी यही आंसर है। ठीक है, ऐसे कर लोगे। अब जरा देखो यार बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे हम बताते हैं। देखिए जब आपने ये बात लिखी है तो इसी जगह पे एक बात और आ गई, गौर से देखिएगा। डेल नॉट इक्वल टू होता है SC/λ। तो हम प्रोपोर्शनल का साइन लगा लें, किसी को कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो मैंने यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब जरा मेरी बात को गौर से समझिए, कैसे ये रिलेशन में कैसे लिख रहा हूं। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां मैंने देखो लिखा है स्टेबिलिटी पूछी जाए, एनर्जी गैप पूछा जाए, डेल नॉट पूछा जाए या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन पूछी जाए, इनमें से कोई भी चीज का ऑर्डर पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट सेम है, सारे सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब डेल नॉट जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो डेल नॉट स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेल नॉट SC/λ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेक करो आप मेरी बात को। भाई अभी मैंने पीछे ये पढ़ाया है, फिर मैंने ये पढ़ा दिया कि डेल नॉट स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल नॉट वो देखो लिखा है, तीनों में से कोई भी हो ना, चारों में से, तो ये आपस में रिलेशन आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स बनने में जितनी ज्यादा वेवलेंथ रिलीज हो रही है लिगेंड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछ दिया तो हम कैसे करेंगे। देखिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ओ देखो इस क्वेश्चन को जरा समझो। एक मेटल है, उसने L1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया इस तरह का, ऐसे, और वेवलेंथ रिलीज की 4000 एंगस्ट्रॉम की। वही मेटल L2 लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और वेवलेंथ रिलीज करता है 4200 एंगस्ट्रॉम की। देखते जाइएगा, मैंने आपसे पूछा अरेंज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अरेंज also arrange stability of complex। तो अब कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, आप उसी रूल को अप्लाई करोगे। इसको डेल नॉट, देखो वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा किसकी है, इसकी है। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का ऑर्डर वेवलेंथ के अपोजिट है,
तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होगी मेरे दोस्त, आप तुरंत बता दोगे यार, जो L2 लिगेंड है उसकी स्ट्रेंथ कम है, L1 लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों? वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी की बात कर रहा है तो स्टेबिलिटी आप चाहे जिससे निकाल लो, क्योंकि स्ट्रेंथ आ गई है तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। क्यों? कि उसके लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस वजह से इस तरह के रिलेशन की हमें जरूरत है। ठीक है, अब और कॉन्सेप्ट समझो, सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूं। यदि कहीं पे टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है तो वो होता है स्टेबलाइजेशन एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी। किसी मॉलिक्यूल में टोटल एनर्जी वेरिएशन इतना होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी, दोनों का सम मिला के टोटल एनर्जी वेरिएशन इतना होता है। मतलब जैसे मेरे से ये पूछा गया कि एक मॉलिक्यूल ये है, इसकी टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बतानी है, निकालनी है। ऑप्शन दे दिए गए, देखिए -4 बाई ये, -2 बाई 10 डेल नॉट P, 4 बाई 10 डेल नॉट 2P नन। अब कैसे निकालें, तो जरा देखो कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। वो कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, तो इसमें बताओ टोटल एनर्जी वेरिएशन कितना हो रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो हम कैसे करते हैं, आपने ऐसे किया, इसको कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है 27 का मतलब क्या होता है दोस्त, 3d7 4s2। अब ये क्या है, कोबाल्ट +2। यदि ये कोबाल्ट +2 है तो क्या होगा, 3d7 4s0। अब कोबाल्ट +2 है तो वाटर कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। ये बात तो समझ पा रहे हो ना। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट +2 के केस में क्या होगा, सीरीज फॉलो होगी, पीछे पढ़ा के आया हूं। और सीरीज फॉलो होने का मतलब T2G की एनर्जी Eg की एनर्जी के बराबर होगी, T2G की एनर्जी Eg की एनर्जी के बराबर होगी। और जब T2G की एनर्जी Eg की एनर्जी के बराबर होगी, इसका मतलब ये इस तरह से ब्रेक होगा। ये देखो, देखिएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो D7 है, D7 कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो पेयरिंग एनर्जी कितनी हो गई, 2। तो मैंने निकाला टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बता सकते हो इसमें क्या होती है, याद है, -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू Eg इलेक्ट्रॉन इंटू डेल नॉट इंटू पेयरिंग एनर्जी। फार्मूला याद है ना, अभी पीछे पढ़ाया था। अब वैल्यू डालो, -0.4, T2G इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, प्लस 0.6 Eg इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, डेल नॉट पेयरिंग एनर्जी कितनी है 2, 2p। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यार इसको और आगे बढ़ा लो, जब तुम इसको और आगे बढ़ाओगे तो जरा एक बार पीछे देख ले कि आ क्या रहा है। हाँ, इन दोनों को जोड़ो, ये -2 और ये -1.2, तो 1.2 प्लस का और -0.2, तो 0.8 माइनस का आया। तो टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ गई -0.8 डेल नॉट प्लस 2p। अब कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे लिख ले तो बुरा थोड़ी मानोगे यार तुम लोग,
कि मान जाओगे? और कोई बच्चा चाहे तो ऐसे लिख ले, इसमें दोस्त यार बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। आंसर ये आया -4/5 del नॉट प्लस 2p। ये देखो कोई है पहला। तो ऐसा क्वेश्चन भी मेरे दोस्त आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल एनर्जी बताओ। तो ध्यान रखिएगा ये होती है टोटल एनर्जी। जो कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तो उसमें टोटल एनर्जी वेरिएशन इतना होता है और इस तरह से निकाली जाती है। तो आपको क्वेश्चनों पे फोकस रखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। ऐसा ही कुछ पूछा जा रहा होगा। यदि टोटल एनर्जी वेरिएशन पूछा जा रहा है तो ऐसे निकाल लोगे। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का कुछ क्वेश्चन होगा तो ऐसे निकाल लोगे। स्टेबिलिटी की बात करेगा, एनर्जी गैप की बात करेगा, डेल नॉट की बात करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, एनर्जी का ऑर्डर पूछेगा तो इन रूल से निकाल लोगे। ये जितने भी रूल दिए हैं इनसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है। अब बाकी हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर ये सब पूछेगा तो इसके लिए मैंने आपको पीछे पढ़ाई दिया है। आप क्वेश्चन क्या करोगे उससे कर लोगे कि हाँ भाई मैग्नेटिक नेचर क्या है, किस तरह से काम करता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, किस तरह से काम करता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम इस तरह से कर लेंगे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक ही लेक्चर में आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी आते हैं, बस बड़ा बहुत है, बड़ा बहुत है। खत्म करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, तब जाके खत्म हुआ है। अभी भी हम लोगों ने बॉन्डिंग खत्म किया, अभी आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन बाकी है। तो आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन हम पूरा पढ़ा देंगे तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका काम क्या है? तब तक के लिए आपका काम है आप आराम से पढ़िए। ठीक है। और कोई डाउट हो उसको सॉल्व करिए, पूछिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ध्यान रखिए रिवीजन एक बहुत बड़ी चीज़ है और इन सब चीज़ों को आप जितना अच्छा करोगे उतना ज़्यादा पेपर में अच्छा करके आओगे। जैसे निगेटिव मार्किंग वाली बात जो आती है बच्चों में इसीलिए आती है क्योंकि उनका रिवीजन वीक होता है तो निगेटिव मार्किंग भी होती है और सब उल्टा सीधा करके आते हैं। ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ एक और बात, कोरोना को देखते हुए सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलें। जब तक बहुत इमरजेंसी काम ना हो कोई भी बच्चा घर से बाहर ना निकले। और यदि निकलना भी है तो ध्यान रखिए मास्क लगाइए, हाथ में ग्लव्स पहनिए हाथ में और सैनिटाइजर करिए, डिस्टेंस बना के रखिए। क्योंकि आप जब बचोगे तभी हम दोनों लोग मिलके पढ़ पाएंगे। हम में और तुम में से कोई भी निपटा तो पढ़ाई कम से कम 10 से 15 दिन या 20 दिन तक प्रभावित रहेगी। तो प्लीज़ 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 घर के अंदर रहें। ठीक है। और सेफ रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।